Yes, hello students. So this is the lecture number 2 of series friction. प्रीवियस lecture number 1 में हमने देखा था कि फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन होता है रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है और अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस काम करेगा. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो हमेशा काम करेगा. देन फिर इसके रीजंस हमने जानने की कोशिश करी थी, कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स और द इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. फिर हमने देखा था ड्राई फ्रिक्शन के बारे में. तो ड्राई फ्रिक्शन बेसिकली 3 तरीके का होता है: काइनेटिक, स्टैटिक. और स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लिमिटिंग कह देते हैं. सो दे आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग. अब स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? अप्लाइड फोर्स के. तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ती चली जाएगी. ओके. क्योंकि ऑब्जेक्ट जब टेंडेंसी टू मूव है, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू मूव है, लेकिन अगर वो फिर भी रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा. लेकिन इसकी वैल्यू एक लिमिट तक हो सकती है और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस टाइम्स ऑफ एन. उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर फ्रिक्शन आता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब होगा जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा. और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू के टाइम्स ऑफ एन, वेयर म्यू के एंड म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से क्या होगा? बड़ा होगा. तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इज लिमिटिंग, वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या होगी? बड़ी होगी. ओके. फिर हमने ग्राफ देखा था और ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन स्टैटिक फ्रिक्शन का, और जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम जाएगा उसको हमने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसके बाद स्लाइटली थोड़ा सा कम होगा और फिर उसके बाद कांस्टेंट बन जाएगा, और ये जो कांस्टेंट पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2. और लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की. सो हियर द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स. सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ब्लॉक को हम किसी भी एक सरफेस पर रखें और इस सरफेस को हम मानते हैं दिस इज द रफ सरफेस. अब एज्यूम करते हैं कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इसकी डायरेक्शन की. नाउ लेट स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2. सो लेक्चर नंबर 2 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स. नेट कॉन्टैक्ट फोर्स. अब इसके अंदर हम ये मानते हैं कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने एक सरफेस पर प्लेस किया एंड लेट द सरफेस इज फ्रिक्शन फुल सरफेस. और ये ऑब्जेक्ट या तो मूव करेगा या फिर इसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की. या तो ये मूव करे या फिर इसकी टेंडेंसी है इस तरफ मूव करने की. तो ऑब्वियस सी बात है इस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोज में काम करेगा एंड दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स. एक कॉन्टैक्ट फोर्स और होगा इसके ऊपर एंड दैट कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉर्मल. अब कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर एम भी तो काम कर सकता है. भाई एम काम करेगा बट एम इज नॉट द कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे. अब यहाँ पर दो फोर्स ने काम किया है, एक तो नॉर्मल और एक फ्रिक्शन. अगर हम इन दोनों का नेट फोर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो नेट फोर्स है वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा एंड हियर द नेट फोर्स. अब नेट फोर्स और नॉर्मल के बीच में हम ये मानते हैं कि यार यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हमने थीटा नाम दिया एंड this theta is known as the angle of friction. This theta is known as angle of friction. ओके. अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस इज द tan थीटा एंड दैट इज द परपेंडिकुलर. अब इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करवा सकते हैं. तो परपेंडिकुलर जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा और जो बेस होगा वो नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा. सो हियर tan थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन divided by normal, and friction is mu times of n divided by n. So here we can say that theta is equals to tan inverse mu. Okay. अब थीटा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वो हो सकती है tan इनवर्स म्यू. सो थीटा लाई करेगा 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू के बीच में. ओके. किस किस के बीच में? 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू के बीच में. गॉट इट. अब देखिए एक मजेदार बात है यहाँ पर. अगर हम इस नेट फोर्स की बात करें, इन दोनों फोर्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, है ना, कि अगर ये सरफेस है इसके ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया. अब अगर ये फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस वाली डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस वाली डायरेक्शन में. गॉट इट. तो हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का, बिकॉज दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. और इस कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट या फिर शियर कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोल सकते हैं क्या?
फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बिल्कुल लिख सकते हैं और ये हमारी नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए मे बी। ओके, सो हियर फ्रिक्शन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट is the tangential component of contact force of contact force। ओके, चलिए अब हम वापस बात करते हैं भाई नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है नेट फोर्स, और नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो भाई फ्रॉम द लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर नॉर्मल स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल स्क्वायर। नाउ नॉर्मल को हमने कॉमन लिया एंड इट विल बी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सो दैट इज द नॉट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब अगर मान लो फ्रिक्शन हमारे पास स्टैटिक है, कौन सा फ्रिक्शन बेटा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम नेट कॉन्टैक्ट फोर्स को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। और अगर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है, ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो हम नेट फोर्स को लिख सकते हैं सॉरी एन टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस म्यू के टू दी होल स्क्वायर। ओके, बट हम याद सिर्फ ये रखेंगे कि जो नेट फोर्स होता है उस नेट फोर्स की वैल्यू एन टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर होती है। म्यू को हम लिख देंगे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो हम म्यू के यूज़ कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से हमको दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सो हियर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan इनवर्स म्यू, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, म्यू के इक्वल होगी। एंड सेकंड इज थिंग इज द नेट कांटेक्ट फोर्सेस n टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। गॉट इट। चलिए अब अगर हम ये बात करेंगे भाई अगर हमको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, क्या करना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, तो हम किस किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। या तो हम क्या करते हैं, ऑयलिंग कर दें, या फिर हम पाउडरिंग कर दें, या फिर हम यूज़ कर लेंगे इसका ल्यूब्रिकेंट का। ठीक है, तो इन सब तरीके से बेसिकली हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सिंपली हमको क्या करना होता है, उन इरेगुलरिटीज़ को कम करना होता है या उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको कम करना होता है। अगर हम किसी भी तरीके से वो सब कम कर सकते हैं तो हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड ऑयलिंग, पाउडरिंग, ल्यूब्रिकेंट कर देना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ये बोला हुआ है कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन अ सरफेस, ऑन अ रफ सरफेस। अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन अ रफ सरफेस। अब ये पर्सन आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा और कौन से डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, पोज करिए, 10 सेकंड सोचिए, 20 सेकंड सोचिए एंड आफ्टर दैट जवाब दीजिए कि कहाँ पर काम करेगा। फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए बेटा, जब भी कोई भी पर्सन वॉक करता है तो वॉक करने के लिए कौन सा पैर रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रंट लेग या फिर बैकवर्ड वाला लेग। तो जब भी हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो सामने वाला पैर होता है, आगे वाला पैर होता है, वो एक फोर्स अप्लाई करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। कि अगर मान लीजिए आप खुद ट्राई कीजिए कि अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप इस आगे वाले लेग से पीछे की तरफ इस अर्थ को पुश करोगे, तो आपने अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाइड किया इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, भाई इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन काम करेगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कितना ही उसको पुश करो, आप आगे की तरफ मूव नहीं कर पाओगे, आप सिंपल स्लिप हो जाओगे। तो अगर हमको चलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस सरफेस पर फ्रिक्शन होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। और जैसे ही आप इस आगे वाले पैर से इसको पीछे की तरफ प्रेस करोगे या पीछे की तरफ इसको धकेलोगे तो ये फ्रिक्शन आपको आगे के लिए चलने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार यहाँ पर फ्रिक्शन तो काम करेगा। ठीक है, अब उस फ्रिक्शन की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैन। कि भाई मैन आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन भी आगे की तरफ ही काम करेगा एंड दिस फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव द ऑब्जेक्ट और टू मूव दिस पर्सन। तो यहाँ पर हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि भाई फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन को रेजिस्ट करेगा या उसकी स्पीड को कम कर देगा। भाई अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इस पर्सन को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन होगा। तो हमने क्लास 8 में या 9th में पढ़ा भी था दैट फ्रिक्शन
कि कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी होती है, फ्रिक्शन कहीं कहीं पर नेसेसरी भी होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन कि जहाँ पर अगर हमको किसी भी सरफेस पर मूव करना है, चलना है, या अगर व्हीकल को चलाना है, तो वहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। सेम एज इट इज़, मान लीजिए अगर हमने कोई भी व्हीकल लिया और व्हीकल को अगर हम मूव करवाना चाहते हैं, तो अगर इस पूरी सरफेस पर अगर मैं ऑयल को स्प्रिंकल कर दूंगा तो ये यहीं पर स्लिप होता रहेगा। आपने देखा भी होगा कि जब बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ गिरने के टाइम जब ये व्हील को हम मूव करवाना चाहते हैं, गाड़ी या कार को जब हम आगे चलाना चाहते हैं, तो वो एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूअसली क्या करती है? स्लिप करती है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ती। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे इन दोनों सिचुएशंस में अगर इस व्हील को मूव करवाना है, तो हमको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ओके, तो इस कंडीशन में ये पीछे की तरफ इसको धकेलेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ पर काम करेगा? आगे की तरफ काम करेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? तो अगर हम थोड़ा सा इसको और इमेजिन करें, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही पर्सन मूव करवाना चाहता है, तो ये पैर, इसका फॉरवर्ड जो लेग होता है वो स्टेबल होता है, ये अपने दूसरे वाले लेग को उठाकर आगे की तरफ रखेगा। तो अगर मैं इस लेग की पोजीशन को देखता हूँ, तो इट इज़ एट रेस्ट, बट उसकी टेंडेंसी है मूव करने की। ये रेस्ट पे है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा, वो फ्रिक्शन काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन? सो द टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक। क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आपसे पूछा पूछा जाए कि भाई बताओ इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? तो हम ये जानते हैं कि अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हम इसको फोर्स को भी तो मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन m. So here the maximum acceleration will be mu times of mg divided by m. So that will be equals to mu times of g, and mu g is the maximum acceleration of this man. अब वो चाहे कितना ही फोर्स लगा ले धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर कितना ही फोर्स लगा ले, मैक्सिमम एक्सलेशन उसका म्यू मल्टीप्लाई बाय जी से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात अब ये भी आती है कि सर यहाँ पर जो पर्सन है, क्या उसका वेट पे उसकी डिपेंडेंसी होगी एक्सलेशन की? तो वेट पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक बड़ा एडल्ट हो, चाहे उनका वेट कितना ही, उनके वेट के अंदर कितना ही डिफरेंस हो, उस वेट के ऊपर, उस मास से उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हियर द मैक्सिमम एक्सलेशन डिपेंड्स ऑन म्यू एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस का फ्रिक्शन ऑफ कॉफिशिएंट अगर सेम है, तो मास पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनके मैक्सिमम एक्सेलरेशन की। गॉट इट बेटा? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी सीरीज में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, तो मान लीजिए एक कार है, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर एक कार हमको गिवन है। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, हाँ, फिर भी तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, ये कुछ ना कुछ एक फोर व्हीलर ज़रूर है। ओके, अब ये फोर व्हीलर जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है आपको कि ये जो है, ये फ्रंट व्हील ड्रिवन है, ठीक है। कैसा ड्रिवन है? फ्रंट व्हील ड्रिवन कार है। अब देखिए, कार भी दो तरह की होती है, फ्रंट व्हील, रियर व्हील, ठीक है। और कुछ कार्स ऐसी होती है जिसके चारों लेग्स घूमते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ फ्रंट व्हील ड्रिवन कार की, कि इसके अंदर जो फ्रंट वाले व्हील है वही फोर्स जनरेट करते हैं मूव करने के लिए। ओके, अब आपको ये बताना है कि इनके जो टायर्स हैं, फ्रंट वाले जो टायर हैं और जो बैकवर्ड वाले टायर हैं, उन पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। सो अगेन 10-15-20 सेकंड पोज करिए और फिर उसके बाद सोचिए क्या आंसर हो सकता है। सोचा आपने? तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम फ्रंट व्हील ड्रिवन की बात करते हैं, तो फ्रंट व्हील क्या करेगा? ये फ्रंट व्हील है, ये फ्रंट व्हील चाहता है आगे की तरफ जाना। लेकिन अगर मान लो अगर यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है सरफेस के बीच में, अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो क्या आगे की तरफ मूव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ इस पर स्लिप होता रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन आया, तो ये रोटेट करना चाहता है, घूमना चाहता है। तो जैसे ये घूमेगा, इसका मतलब ये इस वाली सरफेस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये पीछे की तरफ इसको धक्का देगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये इसको मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जैसे इसने इसको पीछे की तरफ धक्का दिया, सरफेस ने इस पर फ्रिक्शन लगा दिया आगे की तरफ, और कार आगे की तरफ मूव कर गई। तो जो फ्रंट व्हील है, उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम बैकवर्ड वाले व्हील की बात करें, किसकी व्हील की बात करें बेटा? बैकवर्ड व्हील की। तो बैकवर्ड व्हील को थोड़ा सा देखना कि बैकवर्ड व्हील हमेशा स्लिप करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्लिप करना। कि अगर मैं किसी भी कार को खींचूंगा, तो ये व्हील की टेंडेंसी क्या होगी? इस व्हील की टेंडेंसी होगी स्लिप करना। जैसे मान लो हम ब्रेक लगा रखें, तो ब्रेक लगाने के बाद भी अगर वो
उसके पास इनफ फोर्स है कि वो आगे की तरफ मूव करे, तो टायर तो घूमेगा नहीं, वो क्या टायर क्या कर जाएंगे, टायर स्लिप कर जाएंगे। तो दैट मीन्स कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, बैकवर्ड टायर आगे की तरफ जाना चाहते हैं ड्यू टू द फोर्स। बट फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर काम करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जो रियर व्हील होंगे, पीछे वाले व्हील होंगे, उन पर जो डायरेक्शन काम करेगा वो करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में काम। किस तरफ काम करेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा जस्ट अपोजिट होता कि भाई फ्रंट व्हील की जगह अब रियर व्हील होता है, कौन से व्हील होते हैं, रियर व्हील। रियर व्हील मतलब पीछे वाले व्हील्स अगर मूव करते हैं, ओके, सो रियर व्हील। अब रियर व्हील होते हैं तो बताओ भाई फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती। तो सेम एज इट इज हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम फ्रंट की बात करें और हम रियर की बात करें इन दिस केस, तो अब रियर व्हील उसको मूव करवाना चाहता है, तो रियर व्हील जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स क्रिएट करेगा। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि फ्रंट व्हील इस के घूमने की वजह से आगे की तरफ क्या करना चाहता है, स्लिप करना चाहता है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो लगेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो हम याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रख सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास फ्री व्हील होता है, कौन सा व्हील होता है बेटा, फ्री व्हील, चाहे वो कार का हो, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो बाइसिकल का हो, फ्री व्हील की टेंडेंसी होती है स्लिप करने की। क्या करने की, स्लिप करने की। तो हमेशा उस पर जो फ्रिक्शन है वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, कहाँ पर काम करेगा, अपोजिट टू दी मोशन काम करेगा। तो फ्री व्हील के केस में हमको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री व्हील हमेशा मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, एंड दैट इज द कंडीशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके, ये कंडीशन कब थी, जब हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा था, पॉजिटिव था। अब अगर रिटार्डेशन होता तो क्या होता, इसका जस्ट अपोजिट केसेस हो जाते हैं। रिटार्डेशन होता तो ऑब्वियस सी बात है, ये फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड होता, ये भी बैकवर्ड होता, तब इसका मोशन रजिस्ट होगा। ये भी बैकवर्ड है और ये भी बैकवर्ड होता, तब इसका मोशन रजिस्ट होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो होगा ड्रिवन व्हील पर, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। दैट्स इट इन द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई थिंक इतनी बातें क्लियर होगी आपकी। अब साइकिल वाला एग्जाम्पल को आप खुद सोचिएगा और बताइएगा कि कहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ओके, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो उसमें दो व्हील्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक। अब इस पर जो ड्रिवन व्हील होता है वो पीछे वाला व्हील इसको ड्राइव करने की कोशिश करता है। तो जैसे आप पैडल घुमाते हो, तो पैडल घुमाने से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स क्रिएट करेगा, जिसका रिजल्टेंट फ्रंट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से साइकिल है वो मूव कर जाएगी। दूसरी बात, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द फ्री व्हील। और जब भी फ्री व्हील होता है तो वो हमेशा उसकी टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा उसकी टेंडेंसी होगी स्लिप होने की। तो इस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो लगेगा कौन सी डायरेक्शन में, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इन शॉर्ट, साइकिल के दो व्हील्स, ये रियर व्हील और ये फ्रंट व्हील। रियर व्हील ड्रिवन है, यानी कि वो ड्राइव करने के लिए, उसकी ड्राइव करने के लिए बना हुआ है, तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की डायरेक्शन में, उस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में व्हेन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो फ्री व्हील के केस में हमको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, फ्रिक्शन हमेशा फ्री व्हील पर काम करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जो ड्रिवन व्हील है उस पर भी अब कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट इज द केस ऑफ रिटार्डिंग एंड दैट इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की और क्वेश्चंस की। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। सो दैट इज द केस नंबर वन, कि जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सिंगल ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे बेटा, सिंगल ब्लॉक। अब सिंगल ब्लॉक का मतलब कि भाई सिर्फ एक ब्लॉक होगा, एक होता है टू ब्लॉक जिसमें एक के ऊपर एक ब्लॉक होता है। तो अभी हम सिंगल ब्लॉक की बात करेंगे। सिंगल ब्लॉक में के अंदर एक प्लेन सरफेस पर है, इंक्लाइंड सरफेस पर है, ओके, ब्लॉक कनेक्टेड विद पुलीज हैं, रिलेटिव मोशन की भी हम उसके अंदर बात करेंगे। तो ज़्यादा मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ सिंगल ब्लॉक सिस्टम। ओके, तो सिंगल ब्लॉक सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा लेते हैं। सो हियर द क्वेश्चन नंबर वन। एक ऑब्जेक्ट हमको गिवन है और इस ऑब्जेक्ट को हमने एक सरफेस पर रखा हुआ है। लेट द मास इज 10 किलोग्राम और इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया एंड लेट द एक्सटर्नल फोर्स इज 25 न्यूटन। लेट हियर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.3 and the coefficient of kinetic friction is 0.2. So you have to find, first thing, the friction force acting on block, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तीसरी चीज आपको एक और फाइंड आउट करनी है कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट द थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड थर्ड वन इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए बच्चों,
10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 25 न्यूटन एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स है दैट फोर्स इज द अप्लाइड फोर्स, और ये फोर्स इसको चलाने के लिए या मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। गॉट इट? तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 25 न्यूटन इसको मूव करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को, बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन ही ये डिसाइड करेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट चल सकता है या नहीं चल सकता। तो फर्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन। म्यू एस इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय एन, दैट इज एम जी, सो 100। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना फ्रिक्शन है, 30 न्यूटन। और 30 न्यूटन का मतलब कि भाई ये इसके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को 30 न्यूटन से बढ़ाऊंगा तभी ये फोर्स मूव कर सकता है, अदरवाइज ये फोर्स मूव नहीं कर सकता। सो इन दिस सिचुएशन द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द applied force that, so that means the object remains at rest. ओके, सो रिमेन्स एट रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा नहीं। अब अगर मूव नहीं करेगा तो मुझे बताओ यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कौन सा होगा? द फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, और हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। सो हियर द स्टैटिक फ्रिक्शन और द फ्रिक्शन फोर्स विल बी 25 न्यूटन। सो 25 न्यूटन इज द फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए भाई, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? सो वी नो अबाउट द एक्सेलरेशन, और द सेकंड पार्ट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर हम इस ब्लॉक को देखें ध्यान से, ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स कितना है? तो भाई 25 तो अप्लाइड फोर्स काम कर ही रहा है, और 25 न्यूटन ही बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, रेस्ट में है, और ऑब्वियसली बात है इस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। और हम यही बोल सकते हैं भाई अगर वो रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली बात है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की हम यहाँ पर बात कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद मूव नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर मैन होता तो हम बात करते भाई म्यू टाइम्स ऑफ जी, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक खुद ही मूव नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, सो हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। दिस सरफेस इज रफ, म्यू एस इज 0.4 एंड म्यू के 0.3, एंड यू हैव टू फाइंड व्हेन विल द ब्लॉक स्टार्ट मूव, कि ब्लॉक कब मूव करना स्टार्ट करेगा। और आपको एटी ग्राफ भी बनाना है, और आपको और फाइंड आउट करना है उस एटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो बात वही आती है कि व्हेन विल द ब्लॉक विल स्टार्ट। तो ब्लॉक स्टार्ट मूव करना स्टार्ट कब करेगा? जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। वो मोमेंट ऐसा होगा कि जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना होगा इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो हियर्स द सॉल्यूशन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ एन, एंड म्यू इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय एन, एन मीन्स एम जी, दैट इज 50। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 20 न्यूटन। ओके, अब हमको ये पता है, हमें ये पता है कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर होगा किससे? अप्लाइड फोर्स से। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जब अप्लाइड फोर्स से बराबर बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट होता है रेस्ट पे, और जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है तो ये वही कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए रेडी रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, सो एट दिस टाइम द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूव। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 20 एंड अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन, सॉरी 5 × t। तो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि भाई 4 सेकेंड एक वो टाइम होगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव करना है स्टार्ट करेगा। गॉट इट? सो दिस द आंसर। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि एटी ग्राफ अब हमको बनाना है। तो एटी ग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? इसका एक्सेलरेशन चाहिए। तो फर्स्ट 4 सेकेंड, तो जब हम t इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक की बात करते हैं तो उस पूरे ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। तो अगर ये एक्सिस को हमने एक्सेलरेशन माना है और इस एक्सिस को अगर हमने टाइम माना है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड दैट मीन्स 0 से लेकर 4 सेकेंड तक तो जो ग्राफ बनेगा वो टाइम एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि भाई 4 सेकेंड पर इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब हम बात करेंगे एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर आप ये बताइए कि भाई अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सो अप्लाइड फोर्स विल बी 20 न्यूटन, राइट। एंड अब यहाँ पर हम बात करें भाई अप्लाइड फोर्स तो है 20 न्यूटन, ठीक है। सो दिस द 20 न्यूटन। और अब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है
तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो फ्रिक्शन काम करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के टाइम्स ऑफ एन, एंड द वैल्यू ऑफ म्यू के इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय 50, सो द वैल्यू विल बी 15 न्यूटन. ओके, हाउ मच वैल्यू? वैल्यू इज 15 न्यूटन. अब अगर मैं इसके इनिशियल एक्सलेरेशन की बात करूं तो इनिशियल एक्सलेरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, एंड हियर द एफ नेट इज 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5. तो यहाँ पर एक्सलेरेशन हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कितना आंसर आएगा बेटा? सो एक्सलेरेशन कितना आएगा? द एक्सलेरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका इनिशियल एक्सलेरेशन ये होगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमको ये देखना है कि भाई इसके बाद इसके बाद जैसे 4 सेकंड होगा तो अप्लाइड फोर्स, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे हम टाइम को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है, सॉरी हाँ, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे जो एक्सलेरेशन है वो भी क्या होगा? चेंज होगा. तो अब हम बात करेंगे भाई आफ्टर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड. ओके, सो नेक्स्ट इज आफ्टर t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. तो t इक्वल्स टू 4 के बाद 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है. तो यहाँ पर अगर हम एक्सलेरेशन की बात करें तो एक्सलेरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो आफ्टर 4 सेकेंड क्या होगा कि यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो लगेगा 5t, और t की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी. बट यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन. सो हियर द नेट फोर्स इज 5t minus 15 divided by 5. So here the equation of acceleration is a is equals to t minus 15. अब अगर हमको 80 ग्राफ बनाना है तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं सीधा सीधा y is equals to mx plus c से कर सकते हैं. तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा नेगेटिव y में, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, तो इंटरसेक्शन पॉइंट नेगेटिव में होगा और यहाँ से ये मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि भाई 0 से लेकर 4 तक तो एक्सेलेरेशन 0 था, तो इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. गॉट इट? तो हमने ग्राफ बनाया कि भाई सीधा ये ऊपर की तरफ बनेगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है, अब दूसरा हमको ये फाइंड आउट करना है कि भाई इसका स्लोप कितना होगा, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए. भाई स्लोप अगर हम यहाँ से देखें तो आप देखिए जो t है उसका कॉफिशिएंट कितना है? 1. ओके, सो हियर द कॉफिशिएंट ऑफ t इज 1 एंड वी नो अबाउट slope is tan theta is equals to 1. तो theta is equals to how much? 45 डिग्री. तो ये थीटा होगा 45 डिग्री और इसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. सो दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. This is the question. क्वेश्चन में हमको गिवन है एक ब्लॉक 10 किलोग्राम का, दिस द रफ सरफेस में 0.3, इस पर हमने एक फोर्स लगाया F हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर. आपको फाइंड आउट करना है फोर्स F की वो मिनिमम वैल्यू जिससे ये ब्लॉक सरफेस पर क्या कर जाए? मूव कर जाए. सो हियर इज द सॉल्यूशन. तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसका एफवीडी बनाएंगे तो एफवीडी बनाने के लिए हमको एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं mg, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन. एक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, दैट इज नॉर्मल. और ये जो फोर्स F है, इस कैपिटल F के दो कंपोनेंट यहाँ पर होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में. सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज F cos 30 एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज F sin 30. तो हम इसको n के साथ भी लिख सकते हैं, दैट n प्लस F sin 30. ठीक है, अब अगर हम इस पूरे सीनियर को बहुत बड़ी ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो F cos 30 होगा ये दैट इज द अप्लाइड फोर्स. और अगर मुझे इसको मूव करवाना है तो इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन के. तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हल्का सा अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा. तो अगर जस्ट मूव वाली कंडीशन है तो मुझे इन दोनों फोर्सेस को क्या करवाना पड़ेगा? इक्वेट करवाना पड़ेगा, एंड दैट इज द कंडीशन व्हेन दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग. अब मैं इस F की वैल्यू को कितना ही बढ़ाऊं आगे, वो कंटिन्यूसली मूव करेगा, उसका एक्सेशन भी बढ़ेगा. लेकिन हमसे पूछा रहा है क्वेश्चन में फाइंड आउट करिए वही मिनिमम वैल्यू कितनी होगी. तो मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे इसको और इसको इक्वेट करवाना पड़ेगा. ओके, सो हियर द लिमिटिंग फ्रिक्शन is equal to the F cos 30, and we know about the limiting friction, that is mu times of n, which is equals to F cos 30. Cos 30 is root 3 by 2, so here F root 3 divided by 2. now अब ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n प्लस F cos 30, that sorry F sin 30, that is F by 2, which is equals to 100. तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है वो हमारे पास निकल कर आती है 100 माइनस F डिवाइडेड बाय 2. तो पुट करते हैं वैल्यूज को. म्यू इज 0.3 गिवन इन द क्वेश्चन एंड नॉर्मल इज 100 माइनस F डिवाइडेड बाय 2, and that will be F root 3 divided by 2. Now after solving this equation we get the value of force is 60 divided by root 3 plus 0.3 न्यूटन, एंड दैट इज आवर आंसर. आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई है. अब हम बात करते हैं एक छोटे से की पॉइंट की.
की पॉइंट कह दो या फिर उसको कॉन्सेप्ट कह दो, बात सेम है। कि मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, बोथ आर द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एम मास। दोनों को हमने एक सेम सरफेस पर रखा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने कंसिडर किया, लेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एंड हियर आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। हमने इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया एफ, और हमने इस पर भी एक फोर्स लगाया एफ, हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल थीटा पर, और इसको भी हमने हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल थीटा पर लगाया। अब अगर इन दोनों सिनेरियो को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस फोर्स की हेल्प से पुल कर रहे हैं। जैसे हमने इस फोर्स को लगाया तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब हमने इसको पुल किया। इस पर हम इस तरीके से धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पहली चीज, हम इस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं पुल और इस वाले ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं पुश। अब बात ये आती है कि भाई किसको चलाना आसान होगा, किसको मूव करवाना आसान होगा। ओके, तो देखिए अगर हम मूव करवाना चाहते हैं, दोनों के ऊपर सेम सेम मास के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के ऊपर सेम एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, दोनों का हॉरिजॉन्टल से एंगल भी कैसा है, सेम। अब हमको ये बताना है कि कौन जल्दी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जहाँ पर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी वो स्टार्ट कर देगा जल्दी चलना, स्टार्ट फर्स्ट। और जो पहले स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसको चलाना भी आसान होगा। तो हमको यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर करना है कि फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ पर कम है। अच्छा, और कमाल की बात देखिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू टाइम्स ऑफ है, और हमने यहाँ पर सरफेस को भी आइडेंटिकल रखा हुआ है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी क्या हो गई है, सेम हो गई। तो हमको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना पड़ेगा नॉर्मल को, कि भाई नॉर्मल जहाँ पर कम वहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम और उसको चलाना बड़ा आसान। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं नॉर्मल को कंसिडर करूँ तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा जिसको हम बोलेंगे एफ साइन थीटा। तो इन दिस सिचुएशन नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नॉर्मल विल बी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, इन दिस फर्स्ट सिनेरियो। जब हम सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं तो दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ। अब इस फोर्स एफ का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, जिसको क्या नाम दिया आपने, एन साइन थीटा, प्लस नीचे की तरफ एम जी भी काम करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल को हम यहाँ पर लिखेंगे दैट नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब आप दोनों नॉर्मल को कंपेयर करो कि भाई ये नॉर्मल कम है, ये नॉर्मल ज्यादा है, और नॉर्मल की वैल्यू कम तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम, तो इसको चलाना क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा। तो हम यहाँ पर की पॉइंट या की कॉन्सेप्ट में हम ये भी लिख सकते हैं कि पुशिंग इज डिफिकल्ट देन पुलिंग, या फिर पुलिंग इज easier देन पुलिंग इज easier देन पुशिंग। ओके, गॉट इट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में हम सिंगल ब्लॉक सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे, प्लेन सरफेस पर, देन फिर इंक्लाइंड सरफेस पर, और कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम, ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द पुलिस। ओके, स्टे कनेक्टेड, like, share and subscribe the channel and the video. Thank you so much.